गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष जैंगिर आपको सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करवाऊंगा। तो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार स्कूली प्रारंभ में हम ऑफलाइन क्लासेज नहीं करा सकते, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेज करवा रहे हैं। इसलिए आप जिस प्रकार से हम आपके लिए सोच रहे हैं उसी प्रकार आप भी अपने लिए सोचकर घर पर अध्ययन करें और नियमित क्लासेज ले, ऑनलाइन क्लासेज ले, या फिर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घर पर स्टडी करें। तो मैं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन आप लोगों को करवाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपका जो पहला अध्याय है वो है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत। प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। अब देखो, पहला अध्याय अपन स्वर्णिम भारत, प्रारंभ भारत से 1206 ईस्वी तक। अब ये जो चैप्टर है वो हमारे इतिहास में आता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पहला पार्ट है वो आपके एक तो छोटा प्रश्न आएगा इसमें से 1 नंबर का, और एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे जिसमें छोटे प्रश्न भी जो सम्मिलित तो हो वो भी आ जाए, और बड़े भी क्वेश्चन जो बड़े तरीके से प्रश्न आते हैं वो भी हो जाए। तो इतिहास की परिभाषा, जो भी इतिहास किसे कहते हैं, जो बीता हुआ कल, जिसका मतलब अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन, वही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास को अपन 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में तो अपन ने जो मनुष्य न तो पढ़ा हुआ था न लिख सकता था, उस काल को अपन ने प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल में अपन ने उसको बांटा गया है जिसमें मनुष्य पढ़ा लिखा तो था, लेकिन लिखता भी था, लेकिन उसकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उसको आद्य ऐतिहासिक काल में सम्मिलित करते हैं। ऐतिहासिक काल जिसको पढ़ा भी जा सकता है, और उस समय का मनुष्य पढ़ा लिखा भी था, और इस समय अपन उसके अध्ययन को पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है उसको अपन पढ़ सकते हैं। इसको ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब ऐतिहासिक काल के बाद में निरंतर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो अपन ने देखो सिंधु, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर उसके बाद में वैदिक काल। वैदिक काल का अध्ययन अपन ने 9th क्लास में भी किया है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में अपन 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का
जो काल है वो ऋग्वैदिक काल में सम्मिलित होता है, और बाकी जो ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है उसको उत्तर वैदिक काल में अध्ययन करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के बाद में अपन जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे महाजनपद। सुना होगा आपने नाम तो, महाजनपद। आपके पहले 7वीं क्लास में भी चैप्टर आया था ये महाजनपद का। तो महाजनपद, सबसे पहले तो ये समझो कि महाजनपद क्या है। सबसे पहले जब मनुष्य हुए थे वो कबीलों के रूप में हुए थे, एक जगह रहते थे, एक परिवार था, या 1 से 2 परिवार हुए, 2 से 3 हुए, उनको किस में रखा गया था? कबीलों में। उनको कबीले कहते थे। अब कबीले जो बड़े हुए, उनके परिवार दायरा बढ़ा, एक बार से 2 परिवार हुए, फिर 10 हुए, 50 हुए, ऐसे बढ़ा, तो वो क्या कहलाया? जन। किसमें बदल गया वो? जन में। और जन, कई जन मिलाकर किसका रूप ले लेते हैं? जनपदों का। और जनपद दायरा बढ़ाकर जनपद, कई जनपद मिलाकर क्या बनते हैं? महाजनपद। उनको कहा गया है महाजनपद। कबीले, पहले कबीले हुए, कबीलों के बाद में जन हुए, जन के बाद में जनपद, और फिर जनपद के बाद में महाजनपद। तो ये वर्तमान समय में जैसे राज्य चलते हैं, जैसे राज्य अपने, उसी प्रकार से इन उस समय राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। अब आपको मैं बता देता हूं कि महाजनपद महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। अब ये हमें किससे पता चला है कि महाजनपदों की संख्या 16 है? वो पता चला है अपन को अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय से ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके अनुसार अपन को पता चला है कि महाजनपद 16 थे। उन सबका नाम इस अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, वो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें पूरे 16 का 16 का वर्णन है। 16 का 16 का नाम बताया गया है, उनकी राजधानियां बताई गई है। और एक तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और दूसरा भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है। लेकिन आपके पुस्तक में भगवती सूत्र जैन ग्रंथ के बारे में नहीं बताया गया, केवल अंगुत्तर निकाय के बारे में बताया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि महाजनपदों का 16 का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अब देखो अपन पूरे 16 महाजनपद, इसमें कुछ राजतंत्रात्मक भी थे, कुछ गणतंत्रात्मक भी थे। तो उनको आप धीरे धीरे आगे जब अपन पढ़ेंगे महाजनपद, उनमें सब का अध्ययन करेंगे, उनमें सब में बताएंगे कि कौन से गणतंत्र थे, कौन से राजतंत्रात्मक थे। अब देखो अपन पूरे के पूरे 16 महाजनपदों को याद करेंगे। अब याद कैसे करेंगे वो देखो। ये महाजनपद, महाजनपद कितने हैं? 16। और इनका काल दे रखा है, वो दे रखा है 600 से 325 ईसा पूर्व। यहां क्या लगाना है आपको? ईसा पूर्व। ध्यान रखना, इस नहीं लगानी, ईसा पूर्व लगाना है। इसको मैं बता देता हूं कि जो अपना आज से ईसा पूर्व क्या होता है, ये भी आपकी डाउट क्लियर करो कि ईसा पूर्व क्या होता है। जैसे आज कितने हैं? 2020 चल रही है। 2020, अब मान लो ये 19वीं सदी है, ये 18वीं सदी है, ये 100 मान लो, ये 10 मान लो, और ये 0 है। आज से 2020 वर्ष पहले, उस समय अधिकतर देशों पर अंग्रेज हुकूमतों का राज था। और अंग्रेज कौन था? ईसाई। अब ईसा मसीह
इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से अंग्रेजों ने ये कहा कि हमारे जो ईसा मसीह है उन्हीं के समय से वर्ष प्रारंभ होगी। तो इस समय से ही वर्षों की काउंटिंग की जाती है। अब इससे पहले के समय को किस में गिना जाएगा? अब जैसे मान लो यहाँ 10, 20, 50, 100, 1000, 2000। अब इससे पहले के समय को ईसा पूर्व, इसको तो बोलते हैं ईसवी सन, और इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। इसको इंग्लिश में लिखा आएगा एडी और इसमें लिखा आता है बीसी। इसमें लिखा आएगा एडी, इसमें लिखा आएगा बीसी। अब देखो इस समय, अब किसी का जैसे मान लो अपने विक्रम संवत चलती है, विक्रम संवत जब हुई थी, एक उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के नाम से 57, यहां 57 ईसा पूर्व ये विक्रम संवत चलाई गई थी। तो अब मान लो अपन 2020 में, अब मान लो अपन विक्रम संवत निकालनी है तो क्या करते हैं अपन 2020 में से क्या जोड़ेंगे? 57 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? विक्रम संवत। उसी प्रकार 78 ईस्वी में कनिष्क नाम का एक शासक हुआ था जिसने शक संवत चलाई थी 78 ईस्वी में। अब देखो शक संवत कब चली? 78 ईस्वी में। अब अपन ये समय तो आगे बढ़ चुका है ना, तो इसमें 78 अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आपसे पूछा जाए शक संवत कौन सी है 2020 में, तो 2020 में से क्या माइनस करेंगे अपन? शक संवत निकालने के लिए 78 माइनस करेंगे। और विक्रम संवत पूछे तो विक्रम संवत के लिए क्या करेंगे? 2020 से क्या जोड़ेंगे? 57, क्योंकि ये पहले हो चुके ना, ये वर्ष तो काउंट होगी, इसलिए इसमें कितने जोड़ेंगे? 57। अब एक वर्ष और चलती है अपने हिजरी संवत, वो चलती है 622 ईस्वी से, हिजरी संवत। एक चलती है 319 में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चलाई गई गुप्त संवत। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको मालूम होनी चाहिए कि ईसा पूर्व क्यों लगाते हैं। ईसा पूर्व, अब इसमें समय उल्टा चलेगा, जैसे 600 है, 600 से 325 आए अपन, अब 325 के बाद में 324, 323, 322, इस प्रकार से चलेगा। अब देखो अपन, ये समझ में आ गया ना आपके? अब देखो इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देख लेना। अब अपन महाजनपदों का उल्लेख करेंगे सबका। सबसे पहले ये प्रारंभिक भारत बना देता हूं मैं आपको। अब देखो भारत से बाहर मात्र एक तो कंबोज और दूसरा गांधार, ये दो ही महाजनपद भारत से वर्तमान में बाहर है। एक तो कैसे? कंबोज, दूसरा गांधार। ये दो महाजनपद भारत से बाहर है वर्तमान में, कंबोज और गांधार। अब उसके बाद में अपने राजस्थान के आते हैं जिनका अध्ययन करेंगे अपन। एक तो मत्स्य, जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, मत्स्य जनपद। दूसरा कुरु, तीसरा सूरसेन। याद हो जाएंगे। राजस्थान के जनपद, महाजनपद है ये, जनपद नहीं महाजनपद, कुरु, सूरसेन, मत्स्य।
कुरु, सूरसेन, मत्स्य, ये राजस्थान के जनपद है, वो महाजनपद है। अब इसके बाद में दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद, उसका क्या नाम है? अस्मक। ये एकमात्र दक्षिणी भारत का क्या है? महाजनपद है। उसके ऊपर अस्मक के अवंती, उसके बाद में कौन सा आता है? अवंती। ये याद हो जाएंगे। सबसे दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, दूसरा अवंती। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्षेत्र में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर पड़ता है पांचाल। पांचाल के बाद में नीचे आता है कौशल। कौशल के बाद में पांचाल, कौशल, कौशल के बाद में मल्ल, फिर उसके बाद में काशी, काशी के बाद में मगध, जो सबसे बड़ा महाजनपद था और सबसे ताकतवर। इसका ताकतवर होने का कारण ये बताएंगे क्यों ये इतना पूरे भारत पर, जो भी शासक हुए उन्होंने पूरे भारत पर राज किया था, अधिकतर राजाओं ने, तो किस कारण से ये शक्तिशाली बना था उसका कारण बताएंगे। अब एक इधर पड़ता है इस क्षेत्र में वत्स, वत्स से नीचे चेदी, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, मगध, वत्स, चेदी। अब उसके बाद में इधर की साइड थोड़ा वज्जी, वज्जी से नीचे अंग। ये अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पूरे 16 महाजनपद हो गए। इनकी राजधानियां, सबकी राजधानियां हम याद करेंगे। पहले तो ये महाजनपदों का पता होना चाहिए आपको, कौन से क्षेत्र में कौन सा महाजनपद पड़ता है। आप कंबोज और गांधार ये मात्र ऐसे महाजनपद है जो वर्तमान में भारत से बाहर है। कौन कौन से? कंबोज और गांधार। राजस्थान के जो महाजनपद पूछे जाए आपसे तो राजस्थान के महाजनपद है कुरु, सूरसेन, मत्स्य। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, उसके बाद में उसके ऊपर अवंती जो वर्तमान में गुजरात मालवा का क्षेत्र यह आता है, चेदी, वत्स, पांचाल जिसकी राजधानी, ये सब आपको बताएंगे आगे। कौशल, मल्ल, कौशल को जानते हो कौन सा महाजनपद था जिसका वर्णन महाभारत रामायण में भी आता है? कौशल नरेश। किसे कहा गया है कौशल नरेश? भगवान राम को। तभी तो रामायण में भी कहा गया है कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर में उलझे हैं कौशल नरेश। तो किसके लिए कहा गया है? भगवान राम के लिए। मल्ल, काशी, मगध, वज्जी और अंग। अब देखो इनकी सबकी राजधानियां याद करते हैं हम। सबसे पहले कंबोज, कंबोज की राजधानी आटक या राजगृह। कंबोज की राजधानी क्या हो गई? आटक या राजगृह। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या हो गई? तक्षशिला। राजस्थान के महाजनपद है, इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे और इसमें अपना केवल राजधानी बता रहा हूं और बाकी क्षेत्र जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। मत्स्य की राजधानी जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी है, विराट नगर। मत्स्य की राजधानी विराट नगर। अवंती की राजधानी, अवंती क्षेत्र। देखो मत्स्य क्षेत्र अपन ने पढ़ा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये क्षेत्र मत्स्य के अंतर्गत आता था। वर्तमान में जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर का कुछ क्षेत्र भी इसके मत्स्य के अंतर्गत आता था, और ये विराट नगर इसकी राजधानी थी। कुरुक्षेत्र वर्तमान, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान में किसका नाम है? दिल्ली। दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अवंती, अब देखो अवंती की राजधानियां, अवंती है जो दो नदियों के बीच में एक नदी पड़ती है, वैत्रवती। इस वैत्रवती नदी के एक साइड में ये वैत्रवती नदी है, इसके ऊपर वाली जो उत्तरी भारत है उसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। अवंती, अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महिष्मती। वैत्रवती नदी के एक साइड ऊपर की तरफ तो उज्जैन था और नीचे की तरफ महिष्मती थी। तो दो राजधानी है इसकी, अवंती की उज्जैन और महिष्मती। आपको याद उज्जैन रखनी है। कौन सी राजधानी याद रखनी है? उज्जैन। अस्मक, एकमात्र दक्षिणी भारत का महाजनपद, इसकी राजधानी जो थी पोतन। इसकी राजधानी क्या नाम है? पोतन। अब उसके बाद में, अस्मक के बाद में पांचाल। पांचाल की राजधानी अही, छत्रपुर, वर्तमान में जिसका नाम नागौर है, अही छत्रपुर। पांचाल की राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर या कामपिल्य। कामपिल्य भी राजधानी रही थी इसकी। कौशल, कौशल की राजधानी, कौशल आपको पता है भगवान राम ने किस नदी में समाधि ली थी? सरयू नदी में। अयोध्या किस नदी के पास में पड़ती है? सरयू नदी के पास में। सरयू नदी के एक तरफ, उत्तरी तरफ तो पड़ता है साकेत, तो इसकी उत्तरी राजधानी थी साकेत और नीचे राजधानी थी दक्षिणी भारत की श्रीवास्ती। सरयू नदी के उत्तरी तरफ तो साकेत और नीचे की श्रीवास्ती दक्षिणी भारत की तरफ। तो कौशल की राजधानी क्या हो गई? साकेत और श्रीवास्ती। कौन सी नदी के पास में? ये सरयू नदी के पास में। मल, इसकी राजधानी थी कुशीनारा या कुशावती। मल की राजधानी क्या है? कुशीनारा या कुशावती। उसके बाद में आता है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। अब उसके बाद में मगध, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाता है। मगध की बौद्ध काल के अनुसार, बौद्ध काल के अनुसार दो राजधानियां थी, एक तो राजगृह या गिरिव्रज।
राजगृह या गिरिव्रज। अब मगध, मगध शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि यहाँ काफी लोहे के भंडार भी काफी पाए गए थे, इसलिए उनको अस्त्र शस्त्र बनाने में मदद मिली। दूसरा, हाथी भी काफी ज्यादा संख्या में थे। दूसरी, पानी की काफी अभाव थी, यहाँ पर पानी भी खूब था, इसलिए और इसके सारे राजा जितने भी हुए हैं, अधिकतर राजा योग्य हुए हैं, उन्होंने काफी अच्छा नेतृत्व किया, इसलिए मगध काफी शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। अब देखो मगध है, इस पर ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले हर्यक वंश ने राज किया था। कौन से वंश ने राज किया था? हर्यक वंश ने। हर्यक वंश के बाद में, मैं इधर लिख देता हूं इसको, इधर आएगा नहीं, चलो इधर लिख देता हूं। सबसे पहले हर्यक वंश, इस पर किसने राज किया? हर्यक वंश ने। हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश। कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद में जो वंश आया था वो आया था नंद वंश, जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा, घनानंद, जिसको मारकर, वो क्रूर शासक था, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश, जिसका घनानंद शासक को मारकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की। और अपन क्या पढ़ेंगे अपने पुस्तक में, अपने 10वीं क्लास के जो आगे का चैप्टर है वो मौर्य वंश ही है, इनको नहीं पढ़ेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश नहीं है आपके, केवल मौर्य वंश है। मौर्य वंश का अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, ये कई ऐसे राजा हुए, उनका अध्ययन करेंगे। अब देखो वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। चेदी की राजधानी शक्तिवती। या सोथीवती, इसको सोथीवती भी कहते हैं, शक्तिमती भी बोलते हैं। शक्तिमती बोल दो चाहे सोथीवती बोल दो। वज्जी, अब कौन सी रही? वज्जी। वज्जी की राजधानी, कौन सा राज्य महाजनपद रहा? वज्जी। वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला। वज्जी की राजधानी विदेह या मैथिला। अंग की राजधानी चंपा। अब मैंने जो भी बताया वो आप अच्छी तरीके, अब ये नहीं कि इसको समझना है, इसको मतलब समझने के बाद में इसको जितनी भी राजधानी है, हो सकता है 1% आपके 1 नंबर का इन राजधानियों में से आए, तो आपको अच्छी तरीके से इन सभी महाजनपदों की राजधानियां याद करनी है, इनको अच्छी तरीके से रख लेना है। कंबोज की राजधानी हाटक या राजगृह। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक या राजगृह। गांधार, गांधार जो की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला जानते हो ना किस लिए प्रसिद्ध हुई थी? तक्षशिला महाविद्यालय रहा है ये, और ये आचार्य कौटिल्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी था, उनके लिए प्रसिद्ध रही है। वो यहीं के शिक्षक थे तक्षशिला के। तक्षशिला के बाद में कुरु, जो अपने राजस्थान का महाजनपद है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य, जो वर्तमान मैंने बताया था कौन सा इलाका मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, उसकी राजधानी विराट नगर, ये इंद्रप्रस्थ। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती। अस्मक की राजधानी पोतन, पोतन
पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर कांपिल। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती, साकेत या श्रावस्ती। मल की राजधानी कुशीनारा या कुशावती, मल की राजधानी कुशीनारा या कुशावती। काशी की राजधानी वाराणसी। मगध की राजधानी राजगृह या ग्रीवच। चेदी की राजधानी सत्यमती या सोथिवती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ये सारे, और अंक की राजधानी चंपा। ये सारे अपने महाजनपद हो गए। अब अगली क्लास में एक बार इनको वापस रिवीजन करवाया जाएगा। आप इनको अच्छी तरह याद करें, पढ़ें, और अगली क्लास में अपन को राजस्थान के जनपदों का वर्णन अपन करेंगे और मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।